नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात यूपी और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आपने देखी हेडलाइंस, अब हम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। पहली खबर कानपुर से है। वहां पर जहरीली शराब ने एक और जान ले ली। इस तरह जहरीली शराब पीने से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोग, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हेल्थ हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। कानपुर से खबर, जहरीली शराब के कहर की खबर। 3 की अब तक मौत हो चुकी है। कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं। कानपुर पुलिस सो रही है। जहरीली शराब का कहर दिखाई दे रहा है कानपुर में। कहते हैं दोपहर में लगभग 2 बजे 5 लोगों के साथ इन्होंने शराब पी। शराब पीने के बाद इनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। लगभग शाम को 6 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भीतर गांव में इन्हें ले जाया गया। वहां से इन्हें फिर रेफर किया गया कानपुर हाईलाइट के लिए। सुबह 5 बजे हम लोग कानपुर हाईलाइट लेके आए। थोड़ी देर बाद कहते हैं इनकी लगभग 8 बजे इनकी मृत्यु हो गई। और इधर यूपी के मंत्री जयसिंह जैकी का कहना है कि अवैध शराब का कारोबार रोकने के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। देखिए, अवैध शराब की जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ा स्टेप लिया है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सभी जिलाधिकारी और एसपी के माध्यम से जिस तरीके से छापेमारी हुई है, मेरी खुद की विधानसभा में कम से कम 10 जगह छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां हुई। मंत्री जी कह रहे हैं कि तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, रेड्स की गई हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। अब न्यूज 18 के सवाल आपके सामने। यूपी में अवैध शराब का काला कारोबार जारी है। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कैसे लोगों तक ये जहर पहुंच रहा है? आखिर प्रशासन से ये शराब माफिया डर क्यों नहीं रहे? सरकार और प्रशासन के दावे हवाई साबित क्यों हुए? ये न्यूज 18 के सवाल है, बल्कि आपके सवाल है। इन शराब माफियाओं के मन में कोई खौफ नहीं। प्रशासन का तमाम दावे सरकार के प्रशासन के हवाई साबित हुए हैं। इसी तरह से इस जहरीले कारोबार को हमने बढ़ते फलते फूलते देखा है पिछले दिनों। तमाम दावों के बाद, तमाम वादों के बाद भी सरकार के प्रशासन के ऐसा क्यों? और एक और सनसनीखेज खबर कानपुर से। शोहदे से परेशान छात्रा ने वहां पर आत्महत्या कर ली। कहा जा रहा है कि पड़ोस के गांव में रहने वाला एक युवक छात्रा से छेड़छाड़ करता था। इतना ही नहीं, उसने छात्रा का फेक फोटो बना लिया था और उसे सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देता था। और इसी से परेशान होकर छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी। इस पूरे मामले में पुलिस अनजान बनी हुई है। हमारी बिटिया का पंकज यादव परेशान करता था, फोन करता था और इससे बोलता था कि तुम हमसे करो शादी। तो वो बोले कि हम नहीं करेंगे। तो उसने बोला मैं कहीं जीने नहीं दूंगा। तुमको फोटो डाल दिया व्हाट्सएप में और फोटो भेज दिया सबके मोबाइलों। तो इसी कारण वो जहर खा लिया। और कौशाम्बी में एक साधु ने 10 साल के बच्चे की बलि देने की कोशिश की, लेकिन लोगों के पहुंचने की वजह से साधु अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। कहा जा रहा है कि एक साधु गांव के बाहर खेल रहे बच्चे को बहला फुसलाकर मंदिर में ले गया और उसकी बलि देने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के शोर मचाने पर लोग वहां पर पहुंच गए और आरोपी साधु को जमकर मारा पीटा। बाद में साधु को हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं बच्चे को भी इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गाँव के 5 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। मामला कौशाम्बी थाना क्षेत्र के कोसम इमाम गांव का है। साधु की कल हत्या कर दी है कुछ लोगों ने और इस संबंध में 5 व्यक्तियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कई बार अपने नेताओं की वजह से फजीहत झेल चुकी कांग्रेस इस बार पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान से कटघरे में खड़ी हो गई है। राहुल ने जैश सरगना को मसूद जी कह दिया है और इस पर बवाल खड़ा हो गया है। पहले दिग्विजय सिंह के ओसामा जी, अब राहुल गांधी के मसूद अजहर जी। जी हां,
पहले तो कांग्रेस के सेकेंड लेयर के नेता आतंकियों का नाम लेने के बाद उन्हें इज्जत देना नहीं भूलते थे, लेकिन अब कांग्रेस के टॉप मोस्ट नेता यानी खुद कांग्रेस अध्यक्ष ही आतंकियों को इज्जत नवाजने लगे हैं। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये 16 आने सच है। कांग्रेस अध्यक्ष ने देश के गुनहगार जैश सरगना मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया है। एक बार फिर सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने मसूद को इज्जत बख्शी है। एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए। बीजेपी ने मसूद अजहर जी वाले बयान के लिए राहुल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मसूद अजहर जी कहा है। किसको? जो एक दुनिया का बड़ा आतंकवादी है। किसको? जिसने सैकड़ों हिंदुस्तानियों की आतंकवाद में हत्या करवाई है। एक तरफ राहुल गांधी निशाने पर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इसे राहुल गांधी की भाषा की शालीनता करार दे रहे हैं। अगर जी बोला है तो ये भाषा की शालीनता होती है, मगर मसूद अजहर को किसने पहुंचाया पाकिस्तान, भारत की जेल से छोड़ा के किसने उनको हवाई जहाज पे बैठाल के पहुंचा दिया पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी को राहुल जी के इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। अब कांग्रेस के नेता अपने लीडर के बचाव में जो कह ले, राहुल ने गलती कर दी है और ये ऐसी गलती है जिसके लिए 2019 के इस महासमर में उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मसूद अजहर को जी कहना ये बहुत शर्मनाक है, ये देश का अपमान है, ये शहीदों का अपमान है। थोड़ी बहुत भी अगर शर्म कांग्रेस अध्यक्ष में है तो उन्हें देश की जनता से और जो शहीद हुए हैं, जो जैश के हमले में शहीद हुए थे, पूरे देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। देवरिया में शहीद की पत्नी ने राहुल गांधी के मसूद अजहर को जी कहने पर कड़ी आपत्ति जताई। राहुल गांधी जी जो जी का शब्द लगाए हैं, हमारे पति शहीद हुए हैं, इसके लिए हमें तो बहुत दुख की बात है। हम सुने हैं तो एक नेता हो के ऐसे आतंकवादियों की तरफ से ऐसे जी शब्द लगा रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत कष्ट है। और इलाहाबाद के बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्ता के बेटे विद्युत अग्रहरि ने पार्टी में पिता के अपमान का आरोप लगाकर पिता का टिकट कटने की आशंका जताई है और इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उधर सांसद ने बेटे की बगावत की खबर की जानकारी से ही इनकार किया है। हम अपने पिताजी के प्रति इसको हम अपमान के तौर पे लेते हैं और इस अपमान को हम सम्मान में बदलने के लिए हम कृत संकल्प हैं और इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इलाहाबाद प्रयागराज संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या सारे नियम, सारी पॉलिसीज, सारी बातें मेरे लिए, यहाँ पर लोकसभा का उपचुनाव हुआ उसमें भी मेरी कोई पूछ नहीं हुई तो मैंने ऐतराज़ नहीं माना कि चलो रहता ज़रूर हूँ। और आज भी शहर उत्तरी में रहने के बावजूद भी मेरे व्यापार, संबंध, रिश्तेदारियाँ आज भी 5-7-10 हज़ार वोटों को एक टेलीफोन में घटा बढ़ा सकता हूँ, इधर से उधर कर सकता हूँ। ऐसी स्थिति में उस पर भी मुझे नहीं पूछा गया, किसी कार्यक्रम में नहीं पूछा जाता, नहीं बुलाया जाता। दोनों की तकलीफ आपने सुन ली, पिता पुत्र की। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या मामले में विवाद का समाधान तलाशने के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर चार्टर्ड प्लेन से आज पहुंच रहे हैं। पक्षकारों के बीच विवाद का समाधान तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय कमेटी में वो शामिल हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्लाह की अध्यक्षता में
गठित कमेटी के तीसरे सदस्य वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू हैं। आज से 3 दिन तक सुनवाई चलेगी। इसकी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी, इसके लिए मना किया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये तीनों मध्यस्थ, ये जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट से अपॉइंटेड, ये लोगों से बातचीत करेगी, जो पक्षकार हैं उनसे बातचीत करेगी फैजाबाद में बंद कमरे में। और बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी के घर राष्ट्रीय मुस्लिम संघ के लोगों ने बैठक की। राष्ट्रीय मुस्लिम संघ ने सुलह की पहल में बने पैनल का स्वागत किया है, लेकिन पैनल में श्री श्री रविशंकर की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर श्री रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि जहां जन्म हुआ वहीं पर राम मंदिर का निर्माण होगा। हम लोग भी चाहते हैं कि चाहे 16 समझौता हो, चाहे कोर्ट अपना फैसला करे, ये कोर्ट का ही पैनल है, कोई ना कोई रास्ता निकल आवेगा। लेकिन अयोध्यावासी, अयोध्या के साधु संत रविशंकर जी का विरोध भी कर रहे हैं। आ रहे हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन सुलह की गुंजाइश कोई नहीं है। सुलह गुंजाइश इसलिए नहीं है कि हिंदू पक्ष का मांग ये है कि 77 एकड़ ज़मीन जो है वो रामलला की है, वो सब रामलला को दे दिया जाए। उसके बाद उसके बाहर जहाँ मुस्लिम आबादी हो वहाँ मस्जिद बनाई जाए। यदि इस शर्त पर सुलह होता है तब तो संभव है कि सुलह हो जाएगा, मस्जिद बने। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर बदमाश परवेज पुलिस के हत्थे चढ़ा। कहा जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश के ऊपर 35 मुकदमे दर्ज हैं। हापुड़, मेरठ और गाजियाबाद की पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। उस पर 25,000 का इनाम था। मुठभेड़ सिंघानी गेट थाना इलाके में हुई। ये थाना सिंघानी गेट क्षेत्र में राजनगर एक्सटेंशन से आगे मोटी गांव की तरफ एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है, उसका एक साथी फरार हुआ है, साथ में एक कांस्टेबल सचिन है, वो भी घायल हुआ इस मुठभेड़ में। दोनों को कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये अभियुक्त के बारे में जानकारी की गई तो इसका नाम परवेज है, जो नाहली भोजपुर गांव का रहने वाला है। इधर इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गिरफ्त में 2 बदमाश आए हैं। दोनों बदमाशों पर 25,000 का इनाम था। फिलहाल ये 2 बदमाश जो शातिर किस्म के हैं, इन दोनों 25,000 के बदमाशों को गोली लगी है और बाकी के लिए कॉम्बिंग चल रही है और जनपद इटावा में लगातार अपराधियों के खिलाफ इसी तरह अभियान चलाई रहेगा। किस तरीके के वेपन वगैरह इनके पास से बरामद हुए और कितने लोग घायल हैं? ये जैसे मैंने बताया, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आई है, ये 2 लोग थे जो शातिर किस्म के थे। इन पे 25,000 का इनाम भी था। जो मैंने घटना बताई, जो दिल्ली से उबेर कार को बुक करके ये औरैया जा रहे थे और जनपद इटावा में इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। बाकी हमारी फॉरेंसिक टीम से लेके सारी टीमें यहाँ पे मौजूद है। इधर बुलंदशहर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। वहीं बदमाश का एक साथी वहां से फरार हो गया। मुठभेड़ बुलंदशहर खुर्जा कोतवाली में हुई है। एक और बड़ी आपराधिक घटना मुजफ्फरनगर में हुई। वहां पर एक दूध व्यापारी की अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला खतौली कस्बे का है। इधर प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने घर जाते समय युवक को गोली मार दी और फरार हो गए। गोली लगने के बाद ग्रामीणों ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टर्स ने बाद में प्रयागराज से रेफर किया। पुलिस जांच की बात कह रही है। सीएम योगी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इसमें उन्होंने विपक्ष के उस आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण बताया जिसमें वो ये कह रहे थे कि चुनाव की तारीखें राजनीति से प्रेरित हैं। साथ ही उन्होंने इस सवाल का भी जवाब दिया कि इस बार बीजेपी के कितने सांसदों का टिकट कटेगा। भारत की सेना के गौरव और शौर्य पराक्रम पर प्रश्न उठाना मुझे लगता है देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। पहली ही सर्जिकल स्ट्राइक में पूर्वोत्तर के सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करना, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक में
कश्मीर के आतंकवादियों की कमर तोड़ना और एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना, ये केवल जो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए जो नामुमकिन था और नामुमकिन आज मुमकिन हुआ है। मुझे लगता है पूरा देश मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए उतावला है। आखिर ये लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। पूरे देश में 270 से अधिक जिले नक्सलवाद से त्रस्त हो चुके थे। ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों का एक काले कारनामे थे। किसी भी संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार का प्रश्न उठाना यह अपने आप में ही इन लोगों को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। ये लोग कभी सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं, कभी केक पर उंगली उठाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाते हैं। आखिर ये कौन सी संवैधानिक निष्ठा है विपक्ष की? चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जो विपक्ष है कांग्रेस में, सभी लोग सियासत कर रहे हैं कि रमजान का वक्त है, तो ये रमजान मनाए ना, कौन इनको रोक रहा है रमजान मनाने से? पर्व और त्योहार भारत की संवैधानिक परंपरा के पार्ट हैं। चुनाव प्रचार आप दिन भर कर सकते हैं, चुनाव के दिन मतदान कर सकते हैं, इसमें कहां से पर्व और त्योहार आड़े आते हैं? कहा जा रहा है कि जिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं होगा उनके टिकट काटे जाएंगे। देखिए, अभी हम लोग इस पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में दबंग बेखौफ हैं। ताजा मामला नगर कोतवाली के भगवा चुंगी इलाके का है। वहां पर कार सवार आधा दर्जन दबंगों ने एक युवक को खूब पीटा। कहा जा रहा है कि कार निकलते वक्त पीड़ित की कार दबंग की कार से टकरा गई और इसके बाद दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। तस्वीरें देखिए आप। लॉलेसनेस प्रतापगढ़ की आप साफ साफ देख सकते हैं। सिर्फ जरा सी कार टकराई और उसके बाद क्या हालत की दबंगों ने उस व्यक्ति की जो कार चला रहा था वो देखिए आप। प्रतापगढ़ में बीच शहर में युवक को जमकर पीटा गया। इधर कानपुर के हेलेट हॉस्पिटल में दलालों का बोलबाला है। यहां पर दलाल मरीजों और उनके तीमारदारों से इलाज के नाम पर जमकर वसूली करते हैं। यहां दलाल डॉक्टर्स पर रौब झाड़कर अपना काम करवाते हैं, लेकिन अब वो मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य को भी नहीं बख्श रहे। ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला। यहां पर एक दलाल पिछले 4 महीने से प्रधानाचार्य को कभी सीएम और कभी पीएम और कभी किसी मंत्री का पीए बताकर अपने काम करवा रहा था। जब मामले का खुलासा हुआ तो स्वरूपनगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। ये जो है ये कुछ ज्यादा ही फोन करता था। रात में 3 बजे करे, सुबह करे, राहुल सिंह नाम से, और कहता मैं पीआरओ, कभी कहे पीएम का, कभी सीएम का, कभी एजुकेशन मिनिस्टर, खुद ही भूल जाता होगा कहाँ से। एक बार तो इसने कहा मैं सीएम ऑफिस से बोल रहा हूँ। 4 महीने से ये कर रहा है, जब से मैंने ज्वाइन किया। इधर लखीमपुर खीरी में दबंगों ने एक युवक को पीट कर उसकी जान ले ली। मृतक का नाम तौफीक है और वो लखीमपुर खीरी के सिंगाही इलाके का रहने वाला था। मृतक के परिजनों के मुताबिक गांव के दबंग लल्लू का मोबाइल फोन गुम हो गया था। इसका आरोप उन्होंने तौफीक पर लगाया। सुबह उसे घर से बुलाकर ले गए और उसकी पिटाई कर दी। तौफीक के परिवार ने किसी तरह भाई को दबंगों के चुंगल से निकाला और थाने के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। ये पूछताछ पर पटकी पुटका हो रहा। जब वो छुड़ावे लाग ना छुड़ाई पाई, तब हल्ला जब हुआ तो हम घर से जब निकले तो देखें का तो बस ऐसे ही उठा के ऐसे पटकीस और ऐसे लात चलाइस, तो लात के जब यहाँ पर लगी तो हम आए क्या होगा खींचन और वो लौंडा टेरे का मारन, तब वो भागा यहाँ से। और कान्हा की नगरी मथुरा में होली का आगाज हो चुका है। आज राधाकुंड स्थित मैत्री विधवा आश्रम में महिलाओं ने अपने कान्हा के साथ होली खेली, श्री कृष्ण को गुलाल लगाया और एक दूसरे पर फूलों की बरसात की। हर जिंदगी में खुशियों का रंग रहे, इसी उद्देश्य के साथ हर साल आश्रम में यह परंपरा निभाई जाती है। दूर दूर से लोग इस खास दृश्य को देखने पहुंचते हैं। सैलानी भी खुद को रोक नहीं पाए और सबने इस होली में शिरकत की।
जैसा कि आप जानते हैं, डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप अपने सबसे प्रिय चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर संपर्क करें या फिर ऑनलाइन इसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे थे सुप्रभात यूपी। एक छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए सुप्रभात उत्तराखंड। नमस्कार।